गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 9th साइंस वाष्पीकरण और इससे संबंधित सारी घटनाओं और प्रक्रियाओं को हम लोग जानेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। ये वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले 4 वीडियो आ चुके हैं। अगर उनको आप नहीं देखे होंगे तो अवश्य देख लें। आई लिंक में भी वो वीडियो मिल जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो दिए गए हैं, तो उसको देखना ना भूलें। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं वाष्पीकरण के बारे में। वाष्पीकरण क्या होता है? आप लोग अवश्य देखे होंगे कि जब हम धूप में कपड़े रखते हैं तो गीले कपड़े सूख जाते हैं, या फिर अगर हम धूप में पानी रखते हैं तो वो पानी भी गायब हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि कपड़ा सूख गया, जबकि आप लोग को पता है जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जो होता है वो अपनी अवस्था को बदलता है। तो क्या कपड़े को हमने 100 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया था? क्या आप धूप में जब हम पानी रखे थे तो उसको 100 डिग्री सेल्सियस ताप मिला था? नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि 100 डिग्री से यानी कि क्वथनांक से नीचे के ताप पर ही जल जो है वो वाष्प बनकर उड़ गया। तो क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण एक प्रक्रिया होती है जो द्रव और गैस के बीच की अवस्था होती है। कोई भी द्रव क्वथनांक से नीचे के ताप पर वाष्प में बदल जाता है और इसी प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। जल को जब हम धूप में रखते हैं तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री नहीं पहुंचता है, तब भी वो वाष्प बन जाता है, क्योंकि वाष्पन की क्रिया किसी भी ताप पर संभव है। ये 40 डिग्री सेल्सियस पर भी हो सकता है, 50 डिग्री सेल्सियस पर भी हो सकता है, 60, 70, 80, 90 किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। हाँ, अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि क्या जल के क्वथनांक पर वाष्पन नहीं होता है? तो जल के क्वथनांक पर या किसी भी द्रव के क्वथनांक पर वाष्पन की क्रिया होती है, लेकिन उस समय वाष्पन की क्रिया जो होती है सबसे अधिक होती है। किसी भी द्रव के क्वथनांक के ताप पर वाष्पन की क्रिया सबसे अधिक होती है, लेकिन क्वथनांक से नीचे के ताप पर भी वाष्पन की क्रिया हो सकती है। तो आप लोग वाष्पीकरण को अब समझ गए होंगे कि किसी भी द्रव का क्वथनांक से नीचे के ताप पर वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। अब आगे हम लोग जानने वाले हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए आप। वाष्पीकरण एक क्रिया है और इसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हमें जानना है। प्रभावित करने का मतलब आप समझते हैं, किसी भी प्रक्रिया को किसी चीज़ द्वारा कम या ज़्यादा करना प्रभावित करना कहलाता है। अब उसको बिल्कुल बंद भी कर सकता है या कम कर सकता है या ज़्यादा कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कोरोना वायरस को ले लीजिए। ये एक कारक है जो पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। इससे बहुत सी संस्थाएं बंद हैं, कुछ चल रही हैं हल्की फुल्की, तो वो भी पूरी तरीके से नहीं चल पा रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे कोरोना नामक कारक जो है बहुत से चीज़ों को बंद ही कर दिया है या उसको बंद नहीं किया है, तो वो कुछ समय के लिए ही चल पा रहा है।
अर्थात वो प्रभावित हुआ है। तो ऐसे ही वाष्पन की क्रिया जो होती है वो भी प्रभावित होती है कुछ कारकों से, जिसको हम लोग बारी बारी से जानेंगे। एक नंबर में है सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल कहने का अर्थ ये हुआ कि द्रव जहाँ भी रहता है, अगर उसके सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है, सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा तो वाष्पीकरण की क्रिया जो होगी तेज़ी से होगी, और कम होगा तो वाष्पीकरण की क्रिया धीमी गति से होगी। इसके लिए आप एक प्रयोग कर सकते हैं। 10 ml पानी लेकर के आप किसी चौड़े मुँह वाले बर्तन में रख दीजिए। ऐसे बर्तन में 10 ml पानी रख दीजिए, और वहीं 10 ml पानी एक और दूसरे बर्तन में आपको रखना है, और वो ग्लास होगा जिसका मुंह कम चौड़ा होगा। इसमें भी आप 10 ml पानी रख दीजिए। आप देखेंगे कि इस पात्र का जो पानी होगा वो जल्दी से वाष्प बन जाएगा, जबकि यहाँ का पानी जो होगा धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ तेज़ी से वाष्पन की क्रिया हुई और यहाँ पर धीमी गति से वाष्पन की क्रिया हुई। तो सतह का क्षेत्रफल यदि ज़्यादा होगा तो वाष्पन की क्रिया तेज होगी, तेज़ी से होगी। और यदि सतह का क्षेत्रफल कम है तो वाष्पन या वाष्पीकरण धीमी गति से होगी, धीमी गति से होगी। दूसरा पॉइंट है ताप परिवर्तन। अब इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। ताप परिवर्तन का मतलब हुआ ताप को बढ़ाना या घटाना। तो क्या हम ताप को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो वाष्पन की क्रिया भी बढ़ेगी या घटेगी, मतलब कि प्रभावित होगी? तो यस, इसका आंसर होगा कि हाँ, ताप परिवर्तन से भी वाष्पीकरण की क्रिया प्रभावित होगी। अब उदाहरण के लिए अगर हम दो पात्र ऐसे लें जिसके सतह का क्षेत्रफल समान हो, एक जैसा हो, और इन दोनों पात्र को लेकर इनमें हम 10-10 ml पानी डाल दें और इसको हम 50 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें और इसको हम 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें। ये ताप हो गया 50 डिग्री और 60 डिग्री। तो हम देखेंगे कि ये 60 डिग्री टेम्परेचर पर जो पानी गर्म हो रहा है ये तेज़ी से वाष्प बन करके बाहर जाने लगेगा। यहाँ पर वाष्पन की क्रिया तेज़ी से होगी और यहाँ पर वाष्पन की क्रिया धीमी होगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ताप परिवर्तन से भी वाष्पीकरण की क्रिया प्रभावित होती है। ताप बढ़ाने पर वाष्पन की क्रिया बढ़ जाती है और ताप घटाने पर वाष्पन की क्रिया घट जाती है। आप ये भी याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण की क्रिया द्रव के क्वथनांक पर होता है, यानी कि क्वथनांक पर द्रव का वाष्पन सबसे ज़्यादा होता है। आप ये याद रखेंगे। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला अगला कारक है आर्द्रता। आर्द्रता आप समझते हैं, वायु में नमी। वायु में नमी को हम लोग आर्द्रता कहते हैं। अब ये वायु में जो नमी होती है ये ठंडी के दिनों में बहुत अधिक होती है, जबकि गर्मी के दिनों में लगभग 9 के बराबर होती है। अब इसको आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन हम बिल्कुल समझाएंगे आपको। आप गर्मी के दिनों में जब स्कूल से घर जाते होंगे तो उस समय जो हवाएं चलती होंगी आपको ऐसा लगता होगा कि वो जला रही है, झुलसा रही है आपके त्वचा को। जबकि आप ठंडी के दिनों में जब स्कूल जाते हैं
तो स्कूल जाने के बाद आपके चेहरे पर जल की छोटी छोटी बूंदें ऐसे नज़र आती है या बालों पर देखे होंगे अवश्य। और उसको जब आप हाथ से साफ़ करते हैं तो आपका हाथ गीला हो जाता है, यानी कि हाथ में आपको पानी स्पष्ट दिखाई देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ठंडी के दिनों की जो वायु होती है वो आर्द्रता युक्त होती है, यानी कि उसमें आर्द्रता बहुत ज़्यादा होता है, आर्द्रता या नमी बहुत ज़्यादा होता है। जबकि गर्मी के दिनों की वायु जो होती है वो शुष्क होती है, उसमें आर्द्रता न के बराबर होता है। इसको जांच करने के लिए एक तरीका भी है। आप किसी पात्र को लीजिए और उसमें आप बर्फ़ के टुकड़े डाल दीजिए। अंदर आपको बर्फ़ का टुकड़ा डालना है और ऊपर से भी आप इसको बंद कर दीजिए। अगर वायु में नमी होगी तो आप देखेंगे कि बाहर जल की बूंदें आपको नज़र आने लगेंगी, चारों ओर जल की बूंदें नज़र आने लगेंगी। इससे पता चल जाएगा कि वायु में नमी है या नहीं है। तो वायु की नमी जो होती है ये भी वाष्पीकरण की क्रिया को प्रभावित करती है। जब आर्द्रता अधिक होती है तो वाष्पीकरण की क्रिया धीमी गति से होती है, यानी कि जब आर्द्रता अधिक होगा तो वाष्पन की क्रिया धीमी होगी, लेकिन अगर ताप अधिक होगा तो वाष्पन की क्रिया अधिक होगी। आर्द्रता अगर कम होता है, आर्द्रता अगर कम है वायु में तो वाष्पन की क्रिया तेज़ी से होगी। तो इसको भी आप समझ गए होंगे कि आर्द्रता भी वाष्पीकरण की क्रिया को प्रभावित करता है। वायु में आर्द्रता जब कम होता है तो वाष्पन की क्रिया ज़्यादा होती है, यानी तेज़ी से होती है, और जब आर्द्रता अधिक होता है तो वाष्पन की क्रिया धीमी होती है। इसको भी आप समझ गए होंगे। अब आइए अंतिम बिंदु हम देख लेते हैं। अंतिम बिंदु है वायु की गति। अब वायु की गति जो होती है ये कैसे प्रभावित करती है वाष्पन की क्रिया को, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि हम एक बंद कमरे में एक पात्र में पानी को रखकर गर्म करेंगे और एक खुले जगह पर पानी को रखकर गर्म करेंगे। दोनों में पानी की मात्रा लगभग बराबर होगी, 10 ml या 100 ml। ये कमरे के अंदर रखा गया है और वो भी बंद कमरे के अंदर, और ये खुले में बाहर। अब दोनों को हम गर्म करेंगे, समान टेम्परेचर होगा, इसका सतही क्षेत्रफल भी समान होगा। तो हम देखेंगे कि जो खुले में बाहर वाष्पन की क्रिया कराया जा रहा है ये जल्दी से हो गया, जबकि ये धीमी गति से होगा। बंद कमरे के अंदर वाष्पन की क्रिया धीमी होगी, जबकि खुले में बाहर तेज़ी से होगी। ऐसा क्यों? तो ऐसा वायु की गति के कारण। अब देखिए क्या हुआ कि जब हम खुले में बाहर वाष्पन की क्रिया करा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं पानी को या किसी भी द्रव को, तो जो भी वाष्प यहाँ पर बन रहा है हवा उसको तुरंत बहाकर यहाँ से हटा दे रही है। अगर हवा की गति तेज़ है तो इसको तुरंत हटा देगी यहाँ से और फिर से नया वाष्प यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से जल्दी जल्दी यहाँ पर वाष्पन की क्रिया होगा। जबकि यहाँ पर बंद कमरे के अंदर हवाएं नहीं चलती हैं, तो यहाँ पर वाष्प बन कर के आएगा तो वो धीरे धीरे यहाँ से हटेगा, यानी कि यहाँ से इधर आए या ऊपर जाए, कहीं भी जाएगा वो धीरे धीरे जगह ज़्यादा देर तक ये घेर कर रखेगा ऊपर वाला। इसलिए नए वाष्प के कण जल्दी जल्दी नहीं बनेंगे और वाष्पन की क्रिया धीमी हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि वायु की गति भी वाष्पन की क्रिया को प्रभावित करती है। वायु की गति यदि धीमी है तो वाष्पन की क्रिया धीमी होगी, और वायु की गति यदि तेज़ है तो वाष्पन की क्रिया भी तेज़ी से होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा जानेंगे, वाष्पीकरण क्रिया के फलस्वरूप ठंडक की अनुभूति। तो वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।